नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं अपनी महाराष्ट्र साहित्य अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किताब स्वप्न चुभे शूल से। अपनी ये पुस्तक तो आपको पढ़कर सुनाता ही रहूँगा, मगर आज से मैं एक कहानी संग्रह कागा सब तन का पाठ भी शुरू कर रहा हूँ। इसके लेखक हैं डॉक्टर मंगत बादल, जिन्हें ढेर सारे अन्य पुरस्कारों के अलावा उनकी पुस्तक मीरा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज सुनिए उनकी कहानी सुबह का इंतजार। केसु, अरे ओ केसु, क्यारी पी गई है, नया नक्का खोल दे। रामू की आवाज रात के सन्नाटे में आतिशबाजी की तरह उछलकर छोटी छोटी स्वर लहरियों में बदल गई और प्रतिध्वनि बिछली हुई मध्यम रोशनी की भांति वातावरण में बिखर कर विलीन हो गई। अच्छा बापू, तुम छटिया लाकर आग तो जला लो, मैं अभी नक्का खोल कर आता हूँ। ये कहकर केसु ने भाखले को उतारकर सूखी जमीन पर फेंक दिया और दोनों हथेलियों पर थूक कर उन्हें जोर से रगड़ा। कस्सी उठाकर जोर से जमीन पर मारी, छपाक की आवाज हुई और पानी नई क्यारी में चलने लगा। तब उसने पहले नक्के को बंद करके भाखले को फिर ओढ़ लिया और कस्सी कंधे पर रखकर सी सी करता हुआ उधर चल पड़ा जिधर उसके बापू ने अलाव जला रखा था। ठंड के कारण केसु के पैरों में ऐंठन सी होने लगी थी। उससे बड़ी मुश्किल से चला जा रहा था। जलते अलाव की लपटें अंधेरे वातावरण को और भी अधिक गहरा बना रही थी। उसने देखा उसके बापू की छाया लंबी होकर दूर तक पसर गई थी। वो प्रकाश से निकलकर अंधेरे में विलीन होती हुई जिंदगी का पर्याय बन रही थी। वो जल्दी से अलाव के पास पहुंचकर हाथ पांव तपाने लगा। उसने बारी बारी अपने पैर जलती लपटों में फिराए, जिससे उसकी पिंडलियों के बाल तो जल गए, लेकिन उनमें गर्मी महसूस नहीं हुई। वो बैठ गया और पैरों को कई देर तक हाथों से रगड़ता रहा तो कुछ राहत मिली। अलाव किसी हिंस्र पशु की आंखों के समान अंधेरे में चमकता हुआ भय और आतंक की सृष्टि कर रहा था। जिस प्रकार बिल्ली कबूतर को सम्मोहित कर उसकी नजरें बांध देती है, उसी तरह अलाव की रोशनी में थोड़ी दूर तक तो सब कुछ दिखाई दे रहा था, किंतु उससे आगे अंधेरा और अधिक संवला गया था। प्रकाश की भी ये विडंबना है कि जब वो व्यक्ति की आंखों को चौंधियाता है तो अंधेरे की भूमिका ही अदा करता है। आंखों को मिचमिचाते हुए आग के और पास सरकता हुआ केसु बोला, बाबू आज तो बहुत सर्दी है। रामू ने कहा, सर्दी? अरे बर्फ गिर रही है, बर्फ। पो का महीना है ना, पो खालड़ी रोखो। इन बालू के टीलों पर रात को बर्फ की झीनी सी चादर बिछ जाती है। तब ये टीले बर्फ के पहाड़ लगने लगते हैं। ऐसी ठंड में रात को घर से बाहर कौन निकलना चाहेगा? लेकिन किस्मत के आगे जोर भी क्या है। चौधरी के कर्जदार जो ठहरे। हाँ बापू, केसु ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, चौधरी का कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा, वरना छत्तू माली की तरह। कहते कहते उसका स्वर कांप गया। हाँ बेटा। छत्तू अपनी औकात भूलकर मालिकों से हक के लिए झगड़ने चला गया था। पगले को पता नहीं था कि हक लेने के लिए भी आदमी को पहले ताकत जुटानी पड़ती है। बेचारा।
कहते कहते रामू की कंपकंपी सी छूट गई। उसने ढेर सारी छटियां उठाकर जलती लपटों में डाल दी, जैसे मन के सारे आक्रोश को आग के हवाले कर दिया हो। हक मांगना कोई पाप तो नहीं होता बापू, पाप तो नहीं होता बेटा। पर वो तो जिंदगानी से गया, उसके बच्चे आज दाने दाने के मोहताज हो गए। तो उसे तुम जिंदगानी कहते हो बापू? हमारी पानी देने की बारी शाम के 8 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे खत्म होती है। इस समय लोग तो रजाइयों में दुबके हैं और हम हैं कि यहाँ। बेटा, गुस्सा करने से काम नहीं चलता। राजी खुशी कोई आदमी सीरी नहीं रहना चाहता, लेकिन भूख और मजबूरी के कारण सब कुछ करना पड़ता है। इतनी मेहनत मजदूरी अपनी खेती के लिए करें तो आज हमारे भी कोई कमी ना रहे। लेकिन अचानक उसे क्यारी का ध्यान आया, शायद भर गई होगी, इसीलिए बात को बीच में छोड़कर बोला, बेटा क्यारी को संभाल करा, पी गई तो नया नक्का करते हैं। केशु निरपेक्ष भाव से उठ खड़ा हुआ, पैर तपाकर कंधे पर कस्सी रख क्यारी की ओर चल पड़ा। उसने देखा उस क्यारी का अगला हिस्सा कुछ ऊंचा था, इसलिए पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और पानी का बहाव आगे कम होने के कारण पीछे नाले में पानी चढ़ाव ले रहा था। उसने ऊंचाई वाली जगह के बीचों बीच जल्दी से एक पतली नाली खोद दी, जिससे पानी आगे बढ़ने लगा और बहाव में कुछ तेजी आ गई। अभी क्यारी भरने में 10-15 मिनट और लगेंगे, ये सोचकर वो फिर से अलाव की ओर चल दिया। इस क्यारी के भर जाने पर पूरे 3 किलो में पानी लग जाएगा। अभी तो काफी टाइम पड़ा है, 1 किला और पी जाएगा। 3 तो बज गए होंगे बापू। हाँ, किरतियां ढल गई हैं, तारिया उगने वाला है। रामू ने आकाश की ओर देखकर कहा। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोला, बस इस साल किसी तरह पूरा हो जाए, फिर अगले साल सीरी नहीं रहूंगा। बापू, ये तो तुम पिछले साल भी कह रहे थे, लेकिन चौधरी का कर्ज उतरे तब ना। सूद दर सूद चुकाते रहते हैं, लेकिन कर्ज तो द्रौपदी के चीर की तरफ बढ़ता ही रहता है। केशु के स्वर में कुछ तेजी आ गई थी। इन्हीं का दिया खाते हैं और शरीर की कमाई से उतारते रहते हैं। हम गरीब लोगों के पास कर्ज उतारने का साधन और है भी क्या बेटा? रामू ने जैसे हथियार डाल दिए। तो मेहनत मजूरी और शरीर की कमाई का यही मोल है। चौधरी भला क्यों छोड़ेगा? उसका कर्ज उतरेगा नहीं और हमें इस गुलामी से छुटकारा मिलेगा नहीं। वो तो हमारे खून की आखिरी बूंद भी चूस कर रहेगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो हमारा अन्नदाता है। अन्नदाता? हाड़ मांस हम गलाएं और अन्नदाता वो है। 2 पैसे देता है तो सूद समेत 4 गुना वसूल करता है। उसकी बहियों में अंगूठा लगाते लगाते तुम्हारा अंगूठा खिस गया है बापू। लेकिन चौधरी का कर्ज, कहते कहते केशु की आवाज भर्रा गई। मजबूरी है बेटा, खेत से थक टूट कर शाम को घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले चौधरी के 10-10 डंगरों के लिए कुत्र काटना पड़ता है। उन्हें नीराचारी करनी पड़ती है, इसी में आधी रात हो जाती है। ना करें तो करें क्या? तुझे पता है बेटा, एक सीरी की क्या औकात है कि वो मालिक का काम न करे। आग कुछ मंद हो चली थी। केशु ने उसे कुरेद कर अंगार एक तरफ कर दिए और उस पर कुछ और छटियां डाल दी। जेब में से तंबाकू की कोतली निकालकर उसने दोनों हथेलियों से तंबाकू मसली और हुक्के की चिलम में डाल ली। चिलम में अंगारे भरकर हुक्के पर रखा और 2-1 कश खींचकर हुक्का अपने बापू की ओर बढ़ा दिया। रामू ने हुक्का दोनों हाथों से पकड़कर जोर से कश खींचा।
लंबी गुड़गुड़ाहट के बाद उसने ढेर सारा धुआं बाहर उगल दिया। जल्दी जल्दी 3-4 कश खींचकर हुक्के को चालू कर दिया। फिर कहने लगा कि सुजा, देगची में पानी ले आ, चाय बना ले। आज तो ये जाड़ा पता नहीं क्या करेगा, शरीर के जोड़ों को तिड़का रहा है। पानी की बारी भी हर बार रात को ही आती है। हर 7वें दिन इसी तरह नाचना पड़ता है। जाड़े की ठंडी रातों में खेतों में पानी देने की बात सुनकर मेरे तो प्राण सूख जाते हैं, मगर क्या करें। केसु पानी लाने चला गया तो रामू ने जमीन खोदकर चूल्हा बनाया और उसमें आग जला दी। पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा। तभी रामू को क्यारी का ख्याल आया। बोला, बेटा क्यारी संभाल करा, भर गई हो तो नया नक्का कर देना, मैं इतनी देर में चाय बना लूंगा। केसु ने वहां पहुंचकर देखा कि पानी तो क्यारी में थोड़ी ही दूर चला था। उसने आवाज दी, बापू दौड़ कर आओ, पानी पीछे कहीं टूट गया है। रामू कस्सी लेकर भागा। पिछले किले में जहां पहले कपास थी, खाली जमीन में पानी टूट गया था। शायद चूहे का बिल था जिससे पानी रिस रिस कर नाले के किनारे को काट चुका था। दोनों जल्दी जल्दी कटाव की जगह पर मिट्टी डालने लगे, लेकिन पानी बंधने में नहीं आ रहा था, क्योंकि पानी को पहले से ज्यादा ढलान मिलने के कारण उसकी गति तेज हो गई थी। वो ज्यों ही मिट्टी डालते पानी उसे बहा कर ले जाता। 10-15 मिनट के अथक प्रयास के बावजूद जब पानी नहीं बंधा तो रामू बोला, बेटा भागकर ज्वार के 4-5 सूखे पूले ले आ। पानी नहीं बन सका तो अगला किला सूखा रह जाएगा। चौधरी सोचेगा कि हम खेत में जाकर सो जाते हैं। शामत आ जाएगी बेटा, जल्दी कर। केसु भागकर 3-4 पूले ले आया और जहां से नाला टूटा था वहां पटक कर ऊपर बैठ गया। पानी का बहाव कम तो हो गया पर रुका नहीं। पूलों को दबाकर बैठने से केसु कमर से ऊपर तक भीग गया। ठंड के कारण बदन में सुइयां सी चुभने लगी। शरीर जैसे बर्फ बनने की प्रक्रिया में से गुजर रहा हो और पैरों को तो जैसे लकवा ही मार गया था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रामू ने जल्दी जल्दी कस्सी से मिट्टी खोद खोद कर पूलों पर डाल दी। पानी बंध गया। केसु का शरीर कीचड़ से लथपथ हो रहा था, इसलिए पहले उसने सारे शरीर को साफ किया। गीले कपड़े उतारकर केवल तहमत बांध लिया। उसके दांत बजने लगे और शरीर थर थर कांपने लगा, लेकिन रामू के माथे पर पसीने की बूंदें जो आई थी। दोनों फिर अलाव के पास आ गए। उन्होंने अलाव पर ढेर सारी लकड़ियां डालकर आग जलाई तो केसु के शरीर में कुछ गर्मी आई। चूल्हे पर चढ़ी चाय का पानी खूब उबल चुका था। उसमें चाय पत्ती और गुड़ डालकर नीचे और आंच जला दी। कुछ देर बाद रामू ने देगची में एक लकड़ी फिराकर देखा कि गुड़ घुल गया या नहीं। चाय बन गई तो केसु को अपने कुत्ते टीकू की याद आई। बोला, बापू टीकू कहाँ गया? कितनी देर होगी, देखा भी नहीं। अरे यहीं कहीं होगा, साला शिकारी कहीं का, किसी बिल को खोद रहा होगा। केसु ने जोर से आवाज लगाई। टीकू दौड़ कर आया और अगले पंजे उसके कंधों पर टिकाकर पूंछ हिलाने लगा। तेरे दुष्ट कहीं का, मुंह चाट गया। ए परे हट परे। रामू ने चाय पीतल की 2 प्यालियों में डाल ली। टीकू के लिए भी थोड़ी सी चाय पास पड़े एक तगरे में डाल दी। चाय चूंकि गर्म थी इसलिए टीकू ने उसे सूंघा और पास बैठकर पूंछ हिलाने लगा। चाय पीते हुए केसु बोला, बापू अब की बार तुम्हारी जगह मैं सीरी रह जाऊंगा। नहीं बेटा नहीं, भगवान ने चाहा तो अगले वर्ष मैं भी सीरी नहीं रहूंगा। चौधरी से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि मुझे सीरी छुड़ा दे। मजूरी कर करके उसकी एक एक पाई चुका दूंगा। रामू ने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, बापू उसको तो मुफ्त के गुलाम मिल गए, वो भला क्यों छोड़ेगा? फिर भी बेटा कोशिश करने में क्या हर्ज है। मान गया तो ठीक है, नहीं तो भय का एक सनसनाता हुआ जहर बुझा तीर दोनों के बीच आकर गिरा। दोनों ही जानते थे कि चौधरी नहीं मानेगा। रामू के नाकारा हो जाने पर वो केसु को अगला शिकार बना लेगा। फिर भी दोनों सपने ले रहे थे।
आजादी की कल्पना भी कितनी सुखद और आनंददायी होती है। बापू, अपनी गिरवी रखी जमीन छूटनी तो है नहीं, क्यों न उसे बेचकर चौधरी का कर्ज चुका दिया जाए। बात तो ठीक है तुम्हारी बेटा, हम इस जन्म में तो जमीन शायद ही छुड़ा पाए। तू बहुत छोटा था, तेरे दादा के मरने पर अवसर किया था। तब हमारे पास जो 5 बीघे जमीन थी उसे रहन रखकर चौधरी से 20,000 रुपए लिए थे। कुछ और कर्ज भी सिर पर चढ़ गया था, जिसे वसूलने के लिए चौधरी ने मुझे सीरी रख लिया था। उसके बाद तो वो दिन और आज का दिन कर्ज उतरने का नाम ही नहीं लेता। उस कुछ कर्ज को उतारने में ही तुमने चौधरी के खेतों में अपनी जिंदगानी होम दी बापू। हाँ बेटा, रामू जैसे चौधरी की न्यायप्रियता की दुहाई दे रहा हूं। तब यह नहर नहीं आई थी, सूखी और बंजर धरती भवाके मारती थी। ऊंची ऊंची बालू रेत के टीले ही हुआ करते थे। फोग, लाना, जड़बेरी, खेजड़ी, केर, बुई, ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हुआ करते थे जो बिना पानी भी देर तक रह जाते थे। अगर मेघ बरस जाता तो खेती हो जाती, वरना कई कई बरसों तक लगातार अकाल पड़ते रहते। गांव के गांव खाली हो जाते। ढोर और आदमी या तो कहीं चले जाते या फिर भूख प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ देते। बड़ा ही मुश्किल जमाना था बेटा। पीने का पानी लाने के लिए 8-8, 10-10 कोस तक पैदल जाना पड़ता था। गर्मी के दिनों में तो पंछी तक प्यासे मर जाया करते थे। ठंडी हवा के एक झोंके से दोनों सिहर गए। दोनों सरक कर आग के कुछ और समीप हो गए। रामू ने लकड़ियां तोड़कर आग पर डाल दी, फिर लपटें उठने लगी। टीकू कूं कूं करके पास सरक आया और केसू से अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर पूंछ हिलाने लगा। ये क्यों सर्दी मरता है, हम तो अपनी आई करते हैं बापू, इससे भी घर पर टिका नहीं जाता। प्रेम प्यार दर्शाने की पशुओं की अपनी जुबान होती है बेटा, इनमें कपट नहीं होता। तभी तो हमारे साथ सर्दी मर रहा है, वरना घर पर आराम से बैठा होता। कहते हुए रामू ने कस्सी कंधे पर रखी और हाथ में हुक्का लेकर खड़ा हो गया। केसू भी उठ खड़ा हुआ। कुछ देर तक दोनों ने खड़े खड़े पैरों को गरमाया और फिर क्यारी की ओर चल पड़े। वहां जाकर देखा कि क्यारी भर चुकी थी। रामू ने हुक्के के 3-4 कश खींचे और उसे एक तरफ टिका दिया। फिर कंधे से कस्सी उतार कर जमीन पर रखते हुए बोला, बेटा 5 बजने वाले ही होंगे। तू दराती लेकर पहले चारा काट ले, फिर भागकर घर से बैलगाड़ी ले आ, और हाँ, खाद का थैला भी लेते आना, छिड़क देंगे। तब तक पानी मैं संभालता हूं। निर्देश देकर उसने बाखले को उतारकर सूखी जमीन पर फेंक दिया। दोनों हथेलियों को जोर से रगड़कर कस्सी उठाई और पानी में घुस गया। छपाक की आवाज के साथ ही नए नक्के से पानी चलने लगा। पुराने नक्के को बंद कर पानी से बाहर निकल आया। भाखले को अच्छी तरह ओढ़कर सुबह के इंतजार में फिर आग के पास बैठकर हुक्का गुड़गुड़। ये थी डॉक्टर मंगत बादल की कहानी सुबह का इंतजार।